हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। जैसा आप जो थंबनेल से आज देख लिए होंगे कि आज कितनी छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। डियर बिफोर आई स्टार्ट आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा डियर। क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो डियर आप अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के माध्यम से मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डियर प्रिपेयर करने के साथ साथ सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। इसके लिए डियर आपको पेड कोर्सेज बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज है डियर। बट अनअकैडमी आपको दे रहा है डियर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन, साथ ही साथ मॉक टेस्ट क्विज, जो आपको ज्यादातर पेड कोर्सेज में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको डियर वो अभी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप फ्री आकर के वीकली क्विज दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज दे सकते हैं डियर। सेक्शनल क्विज आप हो गया, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गया, करंट अफेयर्स जैसे जीके हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया। ये सारी सुविधा डियर आपको एक प्लेस पे मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डियर जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक फ्री कोर्स को अनलॉक करने के लिए कोड मांगेगा, और अनलॉक करने के लिए आपको करना है रंजन 2021 का यूज। जैसे ही आप ये कोड प्रेस करेंगे डियर, आपकी फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, फ्री मॉक टेस्ट, जो टेस्ट होंगे डियर वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। फिर हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करना है, जहां से आप हमारी सारी क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हैं। फिर आज से ही आपको लाइव सेशन में यूट्यूब पर भी लूंगा, शाम को 8:30 बजे। कल ही से चालू करना था डियर, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का इशू आ गया। 8:30 बजे से डियर यहाँ भी हम लाइव सेशन अटेंड करेंगे। डियर पहले हम बात कर रहे थे अनअकैडमी की, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए हमारे लाइव सेशन से। फिर ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक यू कैन सर्च ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। फिर ये चारों जगह पे आपको मैं मिल जाऊंगा, और यूट्यूब पर हूँ मैं इंग्लिश विद रंजन सर के नाम से। फिर किसी भी तरह के क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या हमें वेबसाइट के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं। फिर ये टेस्ट की बात कर रहा था मैं, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, सीजीएल मेन वीकली मॉक टेस्ट, सुपर मॉक टेस्ट, अनफोल्ड सेक्शनल मॉक टेस्ट, अनअकैडमी प्लेस टेस्ट सीरीज। तो डियर ये सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। बस कोड का इस्तेमाल करेंगे रंजन 2021। डियर देखिए, बिल्कुल बेसिक चीज है, मैंने लिखा भी कि इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी बिगिनर्स। अगर आप एसएससी शुरुआत कर रहे हैं डियर, तो अंग्रेजी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले हम लेटर्स की बात करेंगे डियर। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डियर लेटर्स की, फिर बात करते हैं वर्ड की, फिर बात करते हैं डियर फ्रेज की, फिर बात करते हैं क्लॉज की। तो कुछ इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो लेटर्स कहते हैं डियर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच हैज ओनली साउंड इज कॉल्ड लेटर। मतलब अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जिसका सिर्फ एक ध्वनि है, इतनी साउंड होता है और इसका कोई भी मतलब नहीं होता, उसको हम लेटर्स कहते हैं। लाइक ए सी डी एक्स वाई एटसेट्रा। ठीक है, ये लेटर्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं डियर अल्फाबेट। एक्चुअली अल्फाबेट हमेशा याद रखेंगे डियर, द स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ लेटर्स, द स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ लेटर्स। शब्दों का एक शब्दों बोल रहा हूँ, अक्षरों का एक स्टैंडर्ड ऑर्डर को हम अल्फाबेट कहते हैं। There are 26 letters in the English alphabet, the alphabet of the English language, which are written in the following two types, in capital letters and small letters. जिनको हम अल्फाबेट को दो तरीके से लिखते हैं डियर, एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में। दोनों के डिफरेंस फॉर्म में होते हैं, दिखाई वो डिफरेंस देते हैं, मीनिंग दोनों का सेम होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बेसिक जानकारी है डियर, ये कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये जरूरी जानना है कि दोनों के फॉर्म्स अलग होते, दिखते अलग हैं, व्यू इनका अलग है, लेकिन मीनिंग सेम होता है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि कितने अल्फाबेट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ और सिर्फ एक, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक अल्फाबेट है।
लेटर्स हमारे 26 है, बट अल्फाबेट की संख्या ओनली 1 है। ग्रुप है जिसके अंदर लेटर्स है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि अल्फाबेट इज ओनली 1 बट लेटर्स आर 26। लेटर्स हमारे 26 है डियर। अगर हम बात करें डियर वर्ड को, तो वर्ड क्या कहलाता है? इफ द लेटर्स गेट एनी मीनिंग बाय मिक्सिंग देम टुगेदर, अगर उसको एक साथ मिक्स कर दिया जाए और उसका कोई मीनिंग हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। टू फॉर्म अ वर्ड इट इज नेसेसरी टू हैव एटलीस्ट वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट। जनरली कुछ हैं ऐसे वर्ड्स जो बिना वॉवल के लिखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली हम वॉवल के साथ इट मींस वॉवल और कॉन्सोनेंट मिला करके शब्द बनाते हैं। इफ देयर इज नो वॉवल इट इज नेसेसरी टू हैव अ कॉन्सोनेंट विद अ वॉवल साउंड। अगर मान लेते हैं कि जिससे किसी वर्ड में हमारा वॉवल नहीं है, तो वहां पर कॉन्सोनेंट कुछ ऐसे हैं जिनका वॉवल साउंड है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मिला जुला करके बात कुछ ये रहा कि शब्द बनाने के लिए वी मस्ट हैव वॉवल या वॉल भी कहते हैं डियर इसको, प्लस कॉन्सोनेंट। तो एक शब्द बनाने के लिए आपके पास वॉल भी चाहिए और कॉन्सोनेंट भी चाहिए, तभी जाकर के बनेगा। जैसे हमने लिखा मैंगो, स्पीड, कैट एक्सेट्रा। इट मींस लेटर्स को अगर आप मिलाते हो और उसको उसका एक कंप्लीट मीनिंग, एक सुंदर सा मीनिंग हो, एक सुंदर तो नहीं कह सकते, एक लॉजिकल मीनिंग हो, एक मीनिंग हो, उसको हम वर्ड कहेंगे डियर। नेक्स्ट आते हैं वर्ड के बाद सेंटेंस। सेंटेंस की बात करें डियर, तो अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स व्हिच हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हम ये बोल देते हैं कि कुछ शब्दों को मिला करके या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, दैट इज द रॉन्ग डेफिनेशन। वो रॉन्ग डेफिनेशन होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट तभी संभव है जब उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। अगर सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल देख लिया जाए, ही हैज डन, या लुक कुछ लाइक ऐसा, he does his work, he does his work। अब यहाँ पर ही डियर हमारा सब्जेक्ट है और डज जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म चेंज करते हैं। तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए, जैसे हम देखते हैं डियर, आई एम स्लीपिंग नाउ। ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है, जरा इस चीज को समझेंगे। A group of some words which have a subject and a finite verb। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा डियर, with a logical meaning, with a logical meaning, कि उसका कुछ एक लॉजिकल मीनिंग हो, एक अर्थ हो, लॉजिक वाला। ऐसे नहीं कि अर्थ कुछ भी बोल दे, एक लॉजिकल मीनिंग होगा तब जाकर के। इट मींस हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गए, सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट में फाइनाइट वर्ब का होना, और इन दोनों मिलकर के एक लॉजिकल मीनिंग जरूर निकालें। ठीक है। आई एम स्लीपिंग नाउ डियर इलॉजिकल है। अगर आप सो रहे हैं तो आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि आई एम स्लीपिंग नाउ? स्लीपिंग तो स्टेट होता है जिसमें इंसान बोलता नहीं है। क्या आप बोल सकते सोए हुए? नहीं बोल सकते। सो ये इलॉजिकल सेंटेंस और एक गलत है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस दिए। चलिए, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। अब इन दोनों को समझेंगे। The subject is the part of a sentence or clause, मतलब clause में भी subject होता है और किसी sentence का। तो subject किसी clause या किसी sentence का एक हिस्सा होता है that commonly indicates what it is about। ये है किसके लिए, या who और what performs the action। कहने का मतलब हुआ कि subject क्या है या subject क्या काम करता है, उसको हम subject कहते हैं। कहने का मतलब कि कौन है जिसके बारे में कहा जा रहा है, या कौन है जो किसी एक्शन को करता है। पॉइंट समझेंगे, कौन है जो किसी काम को करता है या कौन है जिसके बारे में कहा जाता है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। लाइक हमने हिंदी भी लिखा, तो हिंदी आप अपना डियर पढ़ते चलेंगे। रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन मेरा दोस्त है। शी टीचेज मी, वह
मुझे अंग्रेजी, या वह अंग्रेजी पढ़ाती है। तो यहाँ पर डियर काम करने का हो रहा है शी, यहाँ पर शी काम कर रहा है, तो शी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। रोहन यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसके बारे में कहा जा रहा है, तो डियर ये भी सब्जेक्ट होगा। इट मीन सेंटेंस में सब्जेक्ट वो पार्ट होता है या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है जो किसी एक्शन को करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रेडिकेट की बात करें डियर, a predicate is the part of a sentence or clause that tells what the subject is doing or what the subject is. It means subject क्या कर रहा है और subject क्या है, इसकी जानकारी हमें predicate देता है। predicate को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि predicate sentence का वो पार्ट होता है डियर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में आपको न्यू इंफॉर्मेशन देता है। न्यू इंफॉर्मेशन देता है, कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में ही प्रेडिकेट में लिखा होता है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या करेगा, ये सारी चीजें हमें प्रेडिकेट से पता चलती है। तो इसलिए कहते भी हैं कि प्रेडिकेट इज द पार्ट विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। कि प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होता है। रोहन इज माई फ्रेंड में इज जो माई फ्रेंड है डियर, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है और ये आपको रोहन के बारे में जानकारी दे रहा है। शी टीचेज इंग्लिश, अब टीचेज इंग्लिश को आप देखेंगे ये सी के बारे में जानकारी दे रहा है। मोटा मोटी समझने के तौर पे बताता हूँ डियर, सब्जेक्ट के अलावे जो पार्ट होता है वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन ये अधूरा ज्ञान हो गया, ये रट्टाफिकेशन हो गया, ठीक है, कि हमें पता है, लेकिन सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट इज द पार्ट विच कंटेन्स द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में मेन इंफॉर्मेशन कंटेन करता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। आप देखेंगे सेंटेंस के हम थोड़े से आज काइंड्स देखेंगे डियर। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कोई सेंटेंस नहीं होता है डियर, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज। कहने का मतलब कि सिंपल एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इट मीन्स जनरली व्हाट वी स्पीक एंड व्हाट वी डू, ठीक है, वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं डियर। लाइक बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के के मैदान में खेल रहे हैं। शी इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, अब ऐसा नहीं कि इसको हम कंपाउंड कर देंगे, अरे भाई सब्जेक्ट कंपाउंड है, सेंटेंस कंपाउंड नहीं है, एक ही फाइनाइट वर्ब है डियर। रोहन गोज टू स्कूल एंड टीचेस द पुअर स्टूडेंट, वो स्कूल जाता है और गरीब छात्रों को पढ़ाता है। तो यहाँ आप ये नहीं कह देंगे कि सर टीचेज है और गोज है तो इसको कंपाउंड कर देंगे, नहीं भाई, ये दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। यहाँ पर हम कंपाउंड वर्ब को कह सकते हैं, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस हमारा नहीं है, सेंटेंस अभी भी सिंपल। दो सब्जेक्ट जोड़ के आ सकता है, दो वर्ब जोड़ के आ सकता है, दो ऑब्जेक्ट जोड़ के आ सकता है, लेकिन कंपाउंड होने के लिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए डियर वो सेंटेंस होता है which a compound sentence must have more than one independent clause। अभी हम क्लॉज के बारे में लाइक कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे डियर कि मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक कंजंक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जो जनरली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इट मीन्स देखिएगा, फैन बॉय जनरली हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में। F for N for N, nor, O for or, S for so, A for and, B for but, Y for yet। तो डियर ये आपके फैन बॉयज याद कराने में काम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। तो अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो डिपेंडेंट क्लॉज। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, इसमें वैसा क्लॉज नहीं होता जो किसी पे निर्भर रहे। These clauses are joined by coordinating conjunctions। ये जो दो clauses होंगे ये conjunction से coordinating conjunction से जुड़े होंगे। Punctuation और sometimes both are used to join together these clauses। It means ये जो जुड़े होंगे डियर, these clauses are joined है लिखा हुआ used to join, यहाँ तक कोई जरूरत नहीं डियर, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कॉमा का इस्तेमाल करते हैं डियर, कभी कभी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। शी इज पुअर, देखेंगे कॉमा लगा हुआ है, बट शी इज नॉट जेनरस। वो पुअर तो है लेकिन जेनरस नहीं, जेनरस का मतलब दानी, बट यहाँ पर पुअर और जेनरस कैसे होगा? फिर यहाँ से डियर इसको हटा दीजिए, तब मजा आ जाएगा सेंटेंस में। शी इज पुअर बट शी इज जेनरस, गरीब है लेकिन दानी है। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं डियर, और दोनों में कोई एक दूसरे का लाइक रिलेशन नहीं है, दोनों अपना अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है। शी इज जेनरस आल्सो अ मीनिंग, शी इज पुअर आल्सो अ मीनिंग, दोनों अपना अपना मीनिंग कन्वे करता है। स्टॉप और आई विल शूट यू, रुको नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। दो तरीके से आप समझ सकते हैं, एक तो कंजंक्शन पता कर सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है, लाइक हमने बट यूज किया, और यूज किया, सो यूज किया है, अगेन बट यूज किया है, फॉर यूज किया है, ठीक है। शी इज इल सो शी इज नॉट कमिंग, वो बीमार है इसलिए नहीं आ रही है। इट इज कोल्ड बट आई विल गो आउट, ठंड है लेकिन मैं बाहर जाऊंगा। ही इज नॉट हियर फॉर ही इज अनहेल्दी, फॉर का मतलब यहाँ पर डियर मीनिंग बिकॉज। तो यहां पर समझना क्या है कि अगर दो सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक हो गया, बीच में एक सीसी आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर ये आ जाए डियर तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा डियर कि इसमें आपका प्राइमरी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है पीसी होता है। A complex sentence consists of a principal clause, मतलब एक principal clause होगा with one or more subordinate clause, और इसके बाद subordinate clause होंगे। अब subordinate clause क्या होते हैं जरा इसको समझेंगे। ये एक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज की संख्या एक होगी। प्रिंसिपल क्लॉज की संख्या क्या होगी? एक होगी, और उसमें एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए किसी नाउन या किसी प्रोनाउन, इट मींस हम कह सकते हैं सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट को ही, ऑब्जेक्ट के लिए ही आया हो। इट मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है डियर जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए, किसी नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताए। अब जैसे हम इधर प्रिंसिपल क्लॉज की बात कर रहे थे, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं था कि ये इधर के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है, लेकिन आपको जब सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्लॉज में आए किसी न किसी शब्दों के बारे में ही रिलेट कर रहा होगा। इट मींस दैट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ज्यादातर आप याद रखेंगे जो आपके डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं डियर, इनका इस्तेमाल हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। जैसे देखेंगे आई नो दैट ही इज अ गुड मैन। अगर हम कह रहे हैं कि आई नो व्हाट, ये पूरा का पूरा इस नो का ऑब्जेक्ट काम कर रहा है डियर। आई नो व्हाट दैट ही इज अ गुड मैन, ये पूरा जो क्लॉज है ये नो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो रिलेट हो गया ना। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आई नो द मैन हु वाज हियर लास्ट मंथ। अब यहाँ पर हु वाज हियर लास्ट मंथ जो लिखा हुआ है ये द मैन के लिए आया डियर। When you do this work, I shall help you with money. जब भी तुम इस काम को करोगे मैं पैसे से मदद कर दूंगा। तो when you do this work, जब आप करोगे तभी, सॉरी, I shall help you with money, मैं पैसे से मदद करूंगा, लेकिन कब? जब आप काम करोगे। I don't know where she lives. I don't know what, तो ये इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होगा जो प्रिंसिपल क्लॉज में आए किसी न किसी शब्द के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। अगर इसके बाद भी किसी तरह का डियर कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप डियर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बेसिक्स चीजें जो थी वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।